क्लास में एग्रोनॉमी और रेट का नियम पढ़ा था। अब हम अपने कुछ पुराने जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है लोग, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया था, एग्रोनॉमी, जिसके बेनिफिट्स हमने पढ़े थे। लोगों और मशीनों के बीच अंतरराज्यीय का अध्ययन क्या कहलाता है? परिस्थिति विज्ञान, इंजीनियरिंग, सरलीकरण या श्रम दक्षता शास्त्र। इसकी जगह वो आपको क्या कह सकता था, वो आपको दूसरे नाम भी दे सकता था, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताए थे। क्या क्या? मानव कारक अभियंत्री भी कह सकता था, या सु कार्यक्रंत्री भी, मतलब जो भी था सु कार्यक्रम, वो भी कह सकता था। तो इसका सही आंसर आपका होगा श्रम दक्षता शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भ है डैश। इस डैश में आपको बनना है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि इसमें डैश अर्जन आनंद, यानी कि आनंद को प्राप्त करना अर्जन के रूप में संदर्भ है। इसको प्रोवाइड कर क्या? आध्यात्मिक। सही आंसर होगा इसका आध्यात्मिक धन। धन आपका क्या है, आप अभी पढ़ रहे हैं समय, शक्ति, धन, ये तीन चीज पढ़ रहे हैं। वास्तविक, रियलिटी, सम्मान, या ये आध्यात्मिक। अगर आप किसी चीज को आत्मिक या यानी कि इंटरनली किसी चीज को अर्जन करना चाहते हैं तो आपको आनंद कब आता है? जब आप अंदर से फील करते हैं, आपका टारगेट आप कंप्लीट कर ले और देन आपको किसकी प्राप्ति होती है? संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। तो उस टाइम आप क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। तो वो कहां से होगा? अंदर से होगा, आत्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है, ये वह है, वह होती है जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा कैसा होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था काम करने की पोजीशन, जब काले सरलीकरण के मार्वल मुंडल जी के वर्गीकरण पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ चैन पढ़ाई थी, तो उसमें आपको कुछ पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा कैसा होना चाहिए? समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, या लंबात्मक और शरीर के बहुत पास होगा, कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा, शरीर में बहुत करीब होगा। आप एक बात बताइए, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर ये बोर्ड मेरी हाइट से ऊपर का हो और मुझे ऐसे हाथ उठा के लटक लटक के पढ़ाना पड़े तो क्या होगा? ज्यादा थकान महसूस होगी। एनर्जी में पढ़ाया था, थकान में पढ़ाया था। तो इसी में यही क्वेश्चन वहीं से उठ के आया है कि हाथ और हथेली हमें काम करते समय, जहां हम वर्क कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ए टू जेड कहीं भी हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो कार्यस्थल है वो एकदम कंफर्टेबल जोन का होना चाहिए, हमारे हाइट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि कार्यस्थल, यानी कि जो आप जहां पे काम करते हैं उसका या काउंटर के समतल होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे कोहनी के आगे भी क्वेश्चन आएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा, कोहनी के ऊपरी भाग तक तो होना ही चाहिए कि आप इजीली, ना तो आपको ज्यादा बैंड होके काम करना पड़े, ना आपको लटक लटक के काम करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावनात्मक घटक का महत्व है। कौन? भावनात्मक घटक का महत्व कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय, या फिर उपयुक्त सभी। भावनात्मक कैसे होते हैं? इमोशनली, जो मतलब अंदर से निकलते हैं। तो उसके घटक कौन से होते हैं? कार्य करने वाले व्यक्ति की भावनाएं डिपेंड करती हैं। अगर अब वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और आप उसकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, मैंने कल आपको एग्जांपल देके बताया था कि मोटिवेशन, आपके घर में आपके किसी फैमिली मेंबर ने, मम्मी, भाभी, बहन, किसी ने अच्छा खाना बनाया और आपने उसकी तारीफ नहीं की, तो क्या होगा? उनका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनको प्रेज करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो क्या होगा? उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होगा। अप होगा तो उन्हें काम करने में रुचि लगेगी, रुचि लगेगी तो वो उनकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। दूसरा,
सही शारीरिक स्थिति, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, जो कि मैंने अभी बताया था कि वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए जहां वो कंफर्टेबल जोन में काम कर सके। कार्य में लगने वाला समय, समय ही हम पढ़ रहे हैं, अभी हम यही रिसोर्स पढ़ रहे हैं, और उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है क्या? अनावश्यक गति को टालने के लिए, यानी कि कोई भी काम है जो आपको नहीं करना है, वेस्टेज है, उसको टालने के लिए नियत कार्य करना, यानी कि जो डेली रूटीन के आप कार्य करते हैं। संचालन के बहाव का चरण से चरण विवरण होता है क्या? प्रक्रिया चार्ट, समय चार्ट, पार्थवे चार्ट, क्रिया चार्ट। प्रक्रिया चार्ट क्या होता है? जो कि जिसमें हम क्या करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, यानी कि प्रक्रिया का मतलब ही होता है कार्य चला जा रहा है, यानी कि कार्य संपूर्ण पूर्ण रूप से किया जा रहा है। समय चक्र चार्ट, जिसमें आप टाइम टेबल यूज करते हैं। पार्थवे चार्ट, जिसमें आप पिन और धागे का यूज करते हैं। और क्रिया चार्ट, कार्य करने की जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रक्रिया चार्ट। क्यों? क्योंकि अनावश्यक गति को टालने के लिए अवरोधक, इसके 5 पॉइंट्स बताए थे ना मैंने आपको। छोटा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल था, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर त्रिभुजाकार, फिर एक ऐसे बंद वाला सर्कल, और ये साइन, और एक ये था। तो इसमें बताया था ना कि अवरोधक के लिए जो साइन दिया गया था, तो यानी कि कोई भी अगर किसी भी चीज को हमें क्या करना है, प्रक्रिया चार्ट में चलते जाना, करते जाना, जब तक करते जाना है जब तक कि कुछ नया बैटर निकल के सामने ना आ जाए, कुछ नया अचीवमेंट ना हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आदमियों द्वारा नतीजा पाना, यह इसका विवरण है किसका? परीक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का, या इसमें से कोई नहीं? आदमी, यानी कि आप हम द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं, या कार्य करके हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, इसका जो है, इसका विवरण किस में मिलता है? प्रबंधन में। प्रबंधन में कैसे मिलता है? क्यों? क्योंकि प्रबंधन क्या होता है? मैनेज करना किसी चीज का। और मैनेजमेंट कब होगा? मैनेजमेंट तब होगा तब हम कोई कार्य, कोई योजना हमने बनाई और उसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। तो राइट आंसर इज प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका डैश सरलीकरण, ये मन को पसंद करने का अंतरण और आसान काम करने के तरीके हैं। यानी कि डैश में हमें बढ़ना है कि क्या क्या सरलीकरण पढ़ रहे हैं? कार्य, परिवर्तन, अकार्य, कौशल। तो ये भी 2019 का आपका क्वेश्चन है, तो यहां आएगा आपका कार्य। ये 3-4 बैक टू बैक क्वेश्चन है, 2019 के ही है और वर्क सिंप्लीकेशन से ही है ये। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 घंटों की अवधि। अभी मैंने जो बताया था कि हर किसी के पास इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर आगे क्वेश्चन भी है इसमें कि सभी के पास समय समान रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा मूल्य होता है या कौन सा प्रबंधन होता है, तो वो होता है 24 आवर्स का समय जो होता है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे की अवधि के लिए सभी आवश्यक बिजली की मांग को न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? यानी कि सभी की मांग कर जा रही है कि 24 घंटे काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, बिजली की डिमांड की जा रही है। तो क्या होगा? ये बेस लोड होगा, एक्टिवेट लोड, टाइम लोड, या पीक लोड। पीक लोड का उदाहरण मैंने आपको ग्रैनी का भी बताया था कि जब वो ये वाला डायग्राम देके कि पीक लोड में मॉर्निंग के टाइम ग्रैनी कहाँ होती है? यहाँ होती है, क्योंकि उसमें इस टाइम 10 हाथों वाली शक्ति हो जाती है और वो सुबह उसके फटाफट 10 काम करते, बच्चे को स्कूल भेजती है, अपना नाश्ता बनाती है, हस्बैंड का बनाती है, सास ससुर का बनाती है, किसी को दवाई देनी है, कपड़े धोने हैं, किसी को कपड़े देने हैं, बैग लगाना है, लंच पैक करना है, सास ससुर को दवाई देनी है, किसी को चाय, किसी को कॉफी। तो ये सुबह का जो उसका काम होता है ये बिल्कुल पीक लोड वाला होता है। तो इसमें भी क्या 24 घंटे काम करने की बात की जा रही है, तो ये आपका होगा पीक लोड। नेक्स्ट, पार्थवे चार्ट किससे संबंधित है? पार्थवे चार्ट मैंने कल ही पढ़ाया था कि पार्थवे चार्ट में किसका यूज होता है?
पिन और धागे का। तो इसका राइट आंसर है पिन और धागा। पेन और पेंसिल क्या था हमारा? पेन और पेंसिल हमारी तकनीक थी। कौन सी? सेकंड वाली, अनौपचारिक में थी ये आपकी। दो तकनीक मैंने आपको कल पढ़ाई थी ना, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये कौन सी में थे? अनौपचारिक कह लो, या तो अनौपचारिक देगा वो आपको, या पेन और पेंसिल देगा। पिन और सुई, धागा और धागा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका तकनीक है, और ये तकनीक के अंदर क्या है? ये आपका पिन और धागा इसका सही आंसर है। किससे संबंधित है? पार्थवे चार्ट से। पार्थवे चार्ट में अंदर क्या आता है? पिन और धागा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक कार्य करने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपका आया था। कोने की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए, कोने की ऊंचाई के नीचे, कोने की ऊंचाई के बराबर, ये उसमें से कोई नहीं। तो हमारे काम करने की जो जगह होती है, जो हमारे वर्क पैलेस का स्थल होता है, उसकी जो ऊंचाई है वो हमारी कोने की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है, जिनके द्वारा काम करके सरल किया जा सके, या काम करने को सरल किया जा सकता है। तो इसमें मुंडेल जी ने कितने दिए थे? मार्वल मुंडेल ने 5 दिए थे। 5 इनको शॉर्ट किसने किया था? निखिलन डार्सी ने किया था। कितने की कर दिए थे इसके? 3 कर दिए थे। जो हमारा 4 और 5 था, अंतिम माल, कच्चे माल वाला और अंतिम तैयार माल वाला जो ऑप्शन था, वो मर्ज कर दिया था शुरू के 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के कार्यों का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल के परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत कीजिए। सेम क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखो किस तरह चेंज हुई है, दोनों एक 2019 में आया है, एक जीआईसी प्रतियोगिता में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या आएगा आपका? 5 स्तर है। वहां उसने आपको न्यूमेरिकल नंबर में दिया था, यहाँ उसने आपको हिंदी में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल तकनीक बेहद तकनीक है जिसमें कहा जा सकता है। यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। पेंसिल तकनीक बेहद, या तो सरल हो सकता है, या कुछ यहाँ, अच्छा यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे बेहद और तकनीक के बीच में डैश आएगा। तकनीक है जिसे कहा जाता है, यानी कि पेंसिल तकनीक बेहद। अब इन ऑप्शन में से हमें एक वर्ड यहाँ भरना है। और नेक्स्ट तकनीक है जिसे कहा जाता है क्या? प्रशिक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। प्रशिक्षण होता है किसी चीज को पढ़ाना, जैसे कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? टीच कर रही हूँ, तो प्रशिक्षण कर रही हूँ। बुनाई आप सभी जानते हैं। कार्य सरलीकरण आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? कार्य को इजी करना। और टेक्सचर विश्लेषण अलग होता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्य सरलीकरण। यानी कि हमने किसमें? वर्क क्लासिफिकेशन की टेक्निक में तो हमने पढ़ा था। ये किसमें पढ़ा था? अनौपचारिक में। 2 पढ़ी थी ना, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में पढ़ा था कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज ऑपरेसिंग तकनीक है? सूक्ष्म संचालक विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ, या क्रोनेस साइकिल ग्राफ। इसमें आप बताइए निम्नलिखित में से समय और संचालन के अध्ययन के लिए कागज कागज का पेन पेंसिल का यूज कर रहे थे हम, कौन से उसमें कर रहे थे? तो वो हम कर रहे थे प्रक्रिया चार्ट में। प्रक्रिया चार्ट यानी कि जहां कार्य निरंतर किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें बार बार निरीक्षण हो रहा है, तब तक निरीक्षण होगा, तब तक अवरोधक आते रहेंगे, रुकावटें आती रहेंगी, और हमें उन्हें क्रॉस करके कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे। तो राइट आंसर इसका होगा प्रक्रिया चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य सरलीकरण डैश कार्यविधि दर्शाता है, यानी कि वर्क क्लासिफिकेशन कार्यविधि कौन से मेथड को दर्शाता है? अच्छे, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। तो इसमें आएगा आपके सर्वोत्तम। सर्वोत्तम कैसे है? क्यों? क्योंकि कार्य सरलीकरण के अंतर्गत हम वर्क को इजी करना सिखाते हैं।
कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ के वर्क इजी कर सकते हैं अपना, या अलग अलग मेथड्स में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त व परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश की जगह आपको भरना है अनाड़ीपन, कौशल, अनाड़ीपन, कौशल, क्षमता या बेवकूफी। तो बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेवकूफी होगी तो वो कार्य निष्पादन कैसे करेगा, कार्य सरलीकरण कैसे करेगा। क्षमता, कैपेसिटी देखी जाती है, लेकिन हमें इसको ज्ञान के रूप में परिभाषित करना है, तो आएगा इसका कौशल। किसी आदमी के अंदर जब स्किल होते हैं, कौशल का मीनिंग होता है स्किल, जब उसके अंदर किसी काम को करने की क्षमता होती है या स्किल होते हैं, तो वो तभी किसी अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौशल कार्य, यानी कि स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने के साधारणात्मक, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा है, ये पूरी डेफिनेशन है आपकी। ये कहा है निखिल एंड डॉर्सी ने, कि कार्य को सरलीकरण करना, यानी कि कार्य को इजी बनाना है, कार्य करने में साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम, यानी कि इजी भी करना है, एनर्जी भी कम हो, धन भी कम हो, समय भी कम लगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, होगा निखिल एंड डॉर्सी ने कहा कि कार्य सरलीकरण क्या है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें कम से कम समय लगाकर, कम से कम ऊर्जा लगाकर और कम से कम धन लगाकर ज्यादा टाइम, कम टाइम में ज्यादा वर्क किया जा सके, और उसकी क्वांटिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो ये हमारी डेफिनेशन किसने दी है, निखिल एंड डॉर्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन मुख्य शरीर भारों को सीधा रेखा में लेना, यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है, यानी कि तीन मुख्य शरीरी भाग, ये हमारे फिर वही है जो हमारे 5 मार्वेल मुंडेल के नियम थे, उनमें से जो 3 मर्ज करके बनाए गए थे। तो तीन मुख्य शरीर भारों को लिए कौन से हैं, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पाद क्रम में परिवर्तन, तैयार परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन, सारे ही हमारे ये उसके चेंजेस और क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज के नियम है, लेकिन इसमें हमें शरीर से रिलेटेड कौन सा है, तो शरीर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए। अभी स्लाइड में पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था बेनिफिट ऑफ अर्गोनोमिक, अभी पढ़ाया था, उसी के से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है, यानी कि वर्क सिंप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है। कार्य सरल करना बिल्कुल सही है, कम कार्य करना सही है, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना सही है, या फिर कार्यों के अनुसार उपकरण एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन सारे सही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने होम मैनेजमेंट में फर्स्ट में पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हम जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए उसके साथ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4, कार्यों के अनुसार उपकरण, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास टूल्स हैं, उपकरण यानी कि जो टूल्स हैं, यानी कि मशीन वगैरह जो है उनका उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है क्या। पेंसिल, फिर उसमें अनौपचारिक में हम आगे हैं, पेंसिल आते ही हमारे दिमाग में एकदम क्या जाता है, माइंड में क्या जाता है कि जो हम तकनीक पढ़ रहे हैं यानी कि अनौपचारिक। तो पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है कार्य सरलीकरण, प्रिडिक्शन, बुनाई या टेक्सचर। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये है आपका कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है। ये 4 वाक्य आपको दिए गए हैं और इनमें आपको जो गलत है वो चुनना है। समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, सामूहिकरण में समय की बचत होनी चाहिए, समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर हमें करना चाहिए। पता है अचार कब, पापड़ कब बनाते हैं, गर्मियों में बनाते हैं। अगर आप पापड़ अब सर्दियों के मौसम में या वैसे मॉइस्चराइज वाले मौसम में बनाने लगो, बरसात के में, तो क्या वो बन पाएंगे, उठ पाएंगे। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है सामूहिकरण के समय से बचत होती है, यानी कि किसी भी चीज को ग्रुप में करने से, एक से या दो ज्यादा लोग जब करते हैं तो काम करने समय की, तो ये भी सही है।
समय योजना लचीली होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसमें आप अपने काम के अकॉर्डिंग या जरूरत या नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी एड ऑन कर सकें। तो इसमें इसने पूछा असत्य है, आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसने गलत पूछा है, तो गलत क्या है? समय योजना कठोर होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, सरलतम होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें हमें थकान का फील ना हो, एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद में कार्यों को करने में बाधक है? यानी कि ये आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आराम, थकान, ऊर्जा और कौशिक। इनमें से कौन सा बाधक है? बाधक यानी कि आपको रोकता है, कौन सा कारक बाद में कार्य करने के लिए? तो इसका ये कौशल होगा आपका, शायद यहाँ पे या तो कौशल होगा या कोशिश ही हो, या कोशिश होगा, इसको देख लेना एक बार। कौशल होना चाहिए, क्योंकि स्किल। तो आराम जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अगर आप आधा घंटा पढ़ते हैं कंटिन्यूअसली, आप 30 मिनट पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा भी नहीं तो उठ के अपनी किचन तक जाइए, एक गिलास उठाइए, पानी पी के वापस आके बैठ जाइए। तो 2 सेकेंड 1 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, किसके बाद? आधा घंटा काम कंटिन्यूअस करने के बाद। फिर है थकान, जब आपको थकान ही हो जाएगी तो आप काम कैसे कर पाए? ऊर्जा भी है और कौशल भी है। तो राइट आंसर है आपकी थकान। आपकी जो थकान होती है वो आपको काम करने में बाधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है? बोर्डम थकान यानी कि एक थकान जो मैंने पढ़ाई थी, कौन सा थकान, ये सब कौन सा थकान वगैरह। तो बोर्डम थकान आपकी किस प्रकार की नहीं है? शारीरिक थकान नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, प्रेशराइजेशन नहीं है, या बी एंड सी दोनों। तो इसमें बोर्डम थकान जो है आपकी वो शारीरिक थकान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरे ग्लास पानी पीना पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है किसका? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, या उत्पत्ति हास नियम, या पूर्ति का नियम। ये टॉपिक अलग है, इसे आगे पढ़ेंगे, तो इसका आंसर लगा लीजिए सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि है अल्टीमेट सटीक कार्य, अल्टीमेट सटीक कार्य और डायनेमिक कार्य, अल्टीमेट डायनेमिक कार्य, या समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। तो इसमें थकान को क्या दूर करेगा? जब हमारे पास जो उपकरण है, जो टूल्स हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम उनका यूज करेंगे, हमें उनका यूज करना आता है, तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों की बचत होगी, दोनों की बचत होगी तो एनर्जी कम वेस्ट होगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी तो हमें थकान कम फील होगी। तो इसका सही आंसर है समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? पीक लोड, कार्यवक, वक्र, विश्राम काल, थकान। तो समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। समय व्यवस्थापन में कौन से नहीं आते? विश्राम काल भी आता है, ठीक, पीक लोड भी आएगा और थकान भी आएगा, या कुछ और? इसका सही आंसर होगा पीक लोड, आपका समय व्यवस्थापन का है, क्योंकि वो पीक पे जा रहा है, काम कर रहा है। जब यहाँ गृहिणी कार्य वर्क भी आएगा और इसके में आपका विश्राम काल भी आएगा। थकान का कहीं भी जिक्र नहीं होता, क्योंकि थकान कब होगी? तब आप सारा दिन लगे पड़े हैं और रेस्ट कर नहीं रहे हैं। तो थकान जो है वो किसके लिए? वो अवरोधक है, ना कि यंत्र है। तो राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन कैसा साधन है? आपको मैंने दो तरह के बताए थे, मानवीय और अमानवीय, ग्रास एंड कैंडल के अनुसार, और दूसरा निखिल एंड डार्की के अनुसार। तो दोनों में बताए थे। तो ग्रास मानवीय कौन से होते हैं? मानवीय होते हैं जिनको आप छू सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटरनली होते हैं। और अमानवीय होते हैं जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, चुराया जा सकता है। तो जैसे मानवीय में हुआ आपकी इच्छा, रुचि, प्रेम,
ये सब आपके मानवीय हैं, और बुद्धिमान यानी कि आपकी इंटेलिजेंसी, और अमानवीय है में कोई भी जैसे सामाजिक पैलेस है, सामुदायिक पैलेस है, या फिर आपके कोचिंग क्लास, बुक्स, या कोई भी मटेरियल जिसको आप छू सकते हैं। तो धन कैसा साधन है? धन अमानवीय साधन है, यानी कि धन को आप छू सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस साधन की गुणवत्ता, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? भौतिक पदार्थ, ज्ञान, ऊर्जा, धन। तो ज्ञान क्या होता है? गुणात्मक यानी कि सांख्यिकी। तो ये आपका ज्ञान वो भी अपार है, एनर्जी भी और धन भी, तो इसका आएगा भौतिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य। तो जो आपका आय व्यवस्थापन है, ये हम आगे बजट में जब धन वाला पढ़ेंगे, हमने टाइम पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, अब हमारी नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? मनी मैनेजमेंट की होगी। तो ये क्वेश्चन उसी का है, इसमें आ गया है, पर फिर भी देख लेते हैं कि आय व्यवस्था में जो मनी मैनेजमेंट होता है हमारा, उसमें क्या जरूरी होता है। लक्ष्यों को जानना, या फिर इसमें ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम, आय तथा आवश्यकताओं में सामंजस्य बनना, यानी कि हमारी जो नीड है उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी आय है और हमें कितना खर्च करना है। तो उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, अपने मतलब अपना जो हमें खर्च करना है, व्यय करना है, उसका लेखा बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या नेगेटिव वर्ड क्या आया है? सामंजस्य। सेकंड है आपका विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना, ये राइट है, लेकिन इसमें व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। धन का विश्लेषण तभी करेंगे तब आपको क्या होगा, आपको पता होगा कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको कहाँ करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्यों को जानना। जब आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, आपने लक्ष्य क्या बनाया है, गोल क्या बनाया है, उसी के हिसाब से आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे। वो कब करेंगे? जब आपके पास पहले से प्री प्लानिंग होगी कि आपको किस पर कितने रुपए खर्च करने हैं। थर्ड या फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम मनी मैनेजमेंट कब करते हैं, हम बचा सकते हैं, जैसे मनोरंजन पे हम बचा सकते हैं, और आपका जो बाहर आउटिंग वाली चीज होते हैं बचा सकते हैं, कपड़ों पे बचा सकते हैं, वो सब। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय विस्थापन की योजना को सफल होने से, यानी कि क्या होता है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जब वो हमने प्लानिंग किया है, टाइम टेबल बना के हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको सफल होने से हमें क्या होता है, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। क्या? जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चल के अपने टूल्स, अपने रिसोर्स के माध्यम से अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो आफ्टर देन आपको क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि संतोष मिलता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आपका टारगेट टीजीटी पीजीटी है, और आपने क्या किया, टीजी पढ़ाई करके पहले ये फॉर्म भरा, सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद बुक्स कोचिंग्स की हेल्प ली, और आपने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया। क्रैक करने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे, या आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि मैं सिलेक्ट हूं, तो क्या होगा, आपको एक संतोष मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आप माइंडली, दिमागी रूप से भी कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हो पाएंगे। तो दोनों चीजों की संतुष्टि मिलती है, यानी कि पारिवारिक लक्ष्यों की भी मिल जाती है, फैमिली भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि चलो भाई ये तो सेट हो गया, और आप मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहते हैं। तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है, टूल्स है ये किसका है, अपकेंद्रण का। नेक्स्ट है आपका
मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है जो हमारे मुंडेल जी के जो 3 कार्य परिवर्तन हुए किसने किए हैं, वो ग्रास एंड कैंडल ने किए हैं। और ये जो हमारा कार्य सरलीकरण था वो सर्वप्रथम किसके लिए बनाया गया था, पेड्यू यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसके लिए, अपंग महिलाओं के लिए, जो लेडीज काम नहीं कर सकती थी उनके लिए कार्य सरलीकरण का सिद्धांत आया था। अब हर कोई इसको फॉलो करता है। तो इसका पहला कौन सा है, पहला है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। पांचों सीक्वेंस से याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य सरलीकरण का अर्थ। कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्यस्थल को संगठित करना, कार्य क्रिया में कौशल विकास करना। तो कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करना, क्योंकि एक चीज होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनली चली आ रही है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी लाने के लिए, उसे और रोमांचक या आकर्षित बनाने के लिए कोई नया उसमें लॉजिक लगा देते हैं या नया इंप्रूवमेंट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी आदतें चेंज हो जाती हैं और हम उसी के साथ अपने कार्य को इजी बना सकते हैं। तो कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो सर्वाधिक ऊर्जा उपयोग करने वाला कार्य, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। कल मैंने आपको बताया था कार्य विभाजन 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 भारी कार्य, नंबर 2 मध्य भारी कार्य, नंबर 3 भारी कार्य। तो आपका सर्वाधिक ऊर्जा लगने वाला, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है, हैवी वर्क, कौन सा होता है, 2019 में भी आया था, 2021 में भी क्वेश्चन आया था। तो आपका होगा फर्श, पोछना, यानी कि पोछा लगाना। पोछा लगाना आपका किस तरह का कार्य है, हार्ड वर्क में आता है। और डस्टिंग आपका किस तरीके में आता है, सरल कार्य में आता है। आटा गूंथना, एफर्ट्स लग रहे हैं, और बुनना, ये आपके मध्य में आएंगे। ये आपके 34 क्वेश्चन थे। कल की क्लास में हम हमारा रह गए हैं अभी मानवीय और अमानवीय पे कुछ क्वेश्चन है 20-25 के आसपास। कल उनका प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट हमारा हो चुका है, एनर्जी मैनेजमेंट हो चुका है, तो मनी मैनेजमेंट की क्लास पढ़ेंगे। आप लोग सभी पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।